मेहनत की राह पर चला, मुश्किलों से न डरा। अखिल ने वो पाया जो किसी ने न सोचा था। AI is like an agricultural revolution. मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट सैन फ्रांसिस्को बे एरिया सिलिकॉन वैली में AI जो है एक अलग लेवल पे रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। अभी फूड डिलीवरी से अमेजोन डिलीवरी, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। अभी मैं इन पूरे AI के जो भी टूल्स हमारे पास हैं उनको हम लोग मेंटर्स में इंटीग्रेट करने का पूरा प्लान कर रहे हैं हम लोग कि AI के आने से खासकर इंजीनियर्स की वैल्यू और बढ़ने वाली है। और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद, बहुत सारे IIT ने BTech स्टार्ट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर और डेटा साइंस के ऊपर। अच्छा, टेस्ला ड्राइव कर रहे हो तुम? यस सर। तो एक टाइम था जब तुम यहाँ साइकिल से आते थे, कभी कभी ऑटो से भी आते थे, और आज तुम टेस्ला ड्राइव कर रहे हो। प्राउड ऑफ यू। 25 साल की उम्र और मिलियनर, नॉट इन इंडियन रुपीज बट इन डॉलर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आनंद जायसवाल और मेरे साथ आज अखिल हैं। आज हम उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आपके सामने आए हैं और ये स्टोरी सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं होने वाली है, इसमें आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, स्पेशली जो आज की करंट कटिंग एज डिस्कशन है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, चैट GPT के बारे में, और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको फर्स्ट हैंड मिलने वाली है यूज़र के द्वारा जिन्होंने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम आपसे आज शेयर करेंगे। सो हेलो अखिल, हाउ आर यू? अरे ठीक है ठीक है। बताओ, अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बैठ के। 2 दिन पहले भी तुमसे मैं मिला और बहुत सारे डिस्कशन मैंने तुम्हारे साथ किए और मुझे लगा कि जो डिस्कशन हमारे बीच हुई है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और वो सबको जानना चाहिए, हमारे बच्चों को स्पेशली, जो कि अभी JEE की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा हमारे डिस्कशन की जो बातें हैं उससे। तो पहले तुम्हारे बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे याद है वो दिन जबकि तुम 10th पास करके पहली बार मेरे से मिले थे, और मैं चाहूँगा वो स्टोरी तुम खुद ही बताओ कि कैसे तुम्हें मेरे से मिलना हुआ या मेंटर साइड उस सब से तुम कैसे जान पहचान तुम्हारी बढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो अभी मैं US से आया हुआ था यहाँ पे। तो पहले तो आपको कॉल लगाया तो सर आपको लगा कि आप उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो लकीली कॉल भी आपने उठाया और आपने, अभी तो आपकी मीटर का एग्ज़ाम चल रहा है, उस टाइम पे आप टाइम निकाल के मिले भी। तो सर अभी तो मैं US में हूँ, कैलिफोर्निया में। हाँ, बताया था तुमने। आपकी जो 2014 बैच था, 2014 में मैं 10th पास किया था। उसके बाद मैं मेंटर्स में एडमिशन लिया और 2016 तक मैं था और सेम ईयर में मेरा इंजीनियरिंग भी हो गया था। स्कूल मैंने जो किया था वो भी मेंटर्स का जो एफिलिएटेड स्कूल था, वो भी टाई अप स्कूल था, वो भी यहीं से था। अचीवर्ड कैंपस का सारा एजुकेशन वहाँ से हुआ, जो 30 स्टूडेंट का स्टार बैच होता है। तो सारा चीज़ मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहीं से हुआ था। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की जादवपुर यूनिवर्सिटी से एंड बैंगलोर में 2 साल जॉब किया। फिर US से मास्टर्स किया नॉर्थ कैरोलिना स्टेट से, एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और ज़्यादा जानेंगे तुम्हारे बारे में। स्टार्टिंग फिर मुझे लग रहा है वही 10th पास करके जैसे बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं और फिर कोचिंग की खोज में निकलते हैं। यस सर। और तो तुम उस कोचिंग की खोज में मेंटर से कैसे टकराए? तो सर स्टार्टिंग में बहुत सारे कोचिंग्स था जिसकी मैं दे रहा था, मेंटर्स थी और भी अगल बगल की जो कोचिंग्स थी। तो मेंटर्स का एक एग्ज़ाम होता था 2014 में, मीटर, अभी भी वो होता है, हो रहा है, अभी भी होता है। अभी तो होने उस टाइम वाला पे है। था 5 करोड़ टोटल स्कॉलरशिप जो मिलती है। तो मैंने, अब वो 28 करोड़ हो गया है। अच्छा सर, इन्फ्लेशन। तो उस टाइम पे जो मैंने एग्ज़ाम दिया था मेरा 82 रैंक आया था। तो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स मेरे स्कूल के प्लस एग्जामिनेशन देखते हुए मेरा 75% स्कॉलरशिप हुआ था, प्लस जो भी खाने पीने की चीज़ होती है या रहना, तो वो मेरे अचीवर कैंपस में फ्री कर दिया था। अच्छा, मुझे याद है तुम मम्मी के साथ आए थे। यस सर। और मैडम से भी मिले थे तो। यस सर। तो वहाँ पे मेरा 70 से 75% स्कॉलरशिप हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अखिल के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि इंस्पिरेशनल स्टोरी है और बहुत सारे बच्चे इस तरह के कंडीशन में, जिस कंडीशन में अखिल ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अपनी डिफ़िकल्टीज़ को या जो उनके साथ परेशानियाँ रहती है
उसको वो एक सील बना लेते हैं और अपने फेलियर को उसी के पीछे छुपाते हैं। अखिल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उस पहलू को डिस्कस नहीं करना चाहता होगा, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहता हूँ कि अखिल जब मेरे से मिलने आया था तो सिर्फ मदर के साथ आया था, क्योंकि जो फादर है अखिल के, उनका देहांत हो गया था जब ये किस क्लास में थे तुम? 7th में थे। तो एक सिंगल पेरेंट के चाइल्ड के नाते बच्चों के स्ट्रगल होते हैं, पेरेंट के तो होते हैं, जो इनकी मदर थी वो खुद भी परेशान रहती होंगी, और उनके लिए एक बेटे को पालना और सेल्फ डिपेंडेंट होके खुद लॉ प्रैक्टिस करती थी और साथ में उस बच्चे को पढ़ाना, ये खुद में एक सिंगल पेरेंट के लिए टफ होता है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये चीज़ कि हम कैसे एक बच्चे को पालें। और उस सिचुएशन में अखिल का मुझे याद है जो उसके अंदर एक भावना थी कि नहीं, मेरे फादर नहीं है, जहाँ भी वो हैं, लेकिन मुझे उनकी जो सपना है जो उनका कि नहीं मेरा बेटा लायक बने, क्या बने ये तो इम्पोर्टेंट है कि लायक बने, हर पेरेंट का सपना होता है। तो जो फादर का एक सपना था और जो मदर की जो एक सेक्रीफाइसेस या बोली जो स्ट्रगल था, वो दोनों अखिल की आंखों में मुझे शुरुआत से दिखती थी। और इस बच्चे ने शुरुआत से काफ़ी मेहनत करी, तभी ये हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में, जो कि बिहार झारखंड का बिगेस्ट एग्जाम रहा है शुरू से और आज भी है, और उसमें 82 रैंक लाना, वो उसके उस स्ट्रगल के बावजूद भी पढ़ाई के प्रति जो उनकी एक भावना है उसको दिखाता है। और उस समय इसने स्टार्ट किया, स्कॉलरशिप लिया, फिर भी ये आया मिलने की हमें और स्कॉलरशिप मिल जाए। तो उस एक कहीं ना कहीं, भले ही अखिल इस बात को शेयर करना ना चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं होगा जितना कि होना चाहिए, और वहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। और जैसा इसने बताया कि अभी एनवीडिया में ये वर्क कर रहा है, विच इज़ मोस्ट वैल्यूड कंपनी। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ मैंने पढ़ा था कि गूगल से बड़ी कंपनी हो गई। तो उतनी बड़ी कंपनी में तुम काम कर रहे हो जो मेरे ख्याल से शायद बिहार के बच्चे और जो बच्चे 10th में, उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो अब तुम्हें वहां पहुंच के कैसा लग रहा है? सर जैसा आपने बैक स्टोरी डिस्कस करा, तो इसमें क्या होता है ना कि मुझे पता है तुम वो स्टोरी डिस्कस नहीं करना चाहते हो, फिर भी मैंने बताया था कि बच्चे को सीख पाए उससे। तो सर इसमें मेरा छोटा सा पॉइंट है कि बहुत लोग ये होते हैं कि अभी मेरे साथ ये हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इशू हो गया है मेरे साथ। अब उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है ना कि ऐसा हो गया है मेरे साथ, इसीलिए मेरे से ये नहीं होगा, और वो फिर सिंपैथी गेन करते हैं। बट मेरी मम्मी ने जो सिखाया है, या मेरा जो खुद का भी है, कि ठीक है ये चीज़ हो गया, अब आगे क्या करना है। आप या तो आप सबको बताओ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, सिंपैथी आएगी या लोग बोलेंगे, बट आप इतना अच्छा कर लो कि फिर वो पॉइंट हो कि वो चीज़ होता या ना होता उससे फ़र्क नहीं है। और वो फिर एक, जैसे अगर मैं एक स्टोरी अगर बनती है तो हम लोग बैक ट्रेस तो करना बहुत ईजी होता है, कनेक्टिंग द डॉट्स, कि पीछे से अच्छा ये हुआ था फिर भी कर लिया। बट अगर मैं उस पर उसी पे रोते रहता तो फिर आज सर यहाँ आपके साथ स्टोरी नहीं बनती, ये स्टोरी नहीं बनती, या अभी तक मैं सेम पटना में ही कहीं पे जॉब कर रहा होता। वो सारी चीज़ें हैं सर, इसलिए मैं इस पे इस पे मेरा ये हमेशा से है कि आप जो भी हुआ आपके साथ, ठीक है, आपका लाइफ में कुछ भी ट्रेजेडी हो गई, बट अब क्या, या तो ट्रेजेडी के लिए आप अपनी लाइफ खराब कर लो कि ये ट्रेजेडी हो गया, या आप बोलो कि ठीक है ये ट्रेजेडी हो गया, नाउ व्हाट डू आई नीड टू चेंज, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ बेटर, और हाउ कैन आई डू समथिंग इन माई लाइफ एंड डोंट क्राई ऑन द ट्रेजेडी विच हैपेंड विथ मी मे बी 15 years ago। तो एक्सेलेंट, आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट ऑल्सो जो आप बता रहे हो। और ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे आजकल मैं देखता हूँ जिनके पास सब कुछ है, मम्मी है, पापा है, पैसे हैं, सारे साधन है, कोचिंग मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते और जो सक्सेस उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और तुमने एक लाइफ में एक जो कमी थी उसको तुमने एक स्ट्रेंथ बनाया, Exactly, और उसके बाद तुम यहाँ तक पहुंचे। सो आई स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आई होप यू कीप डूइंग वेल एंड यू कीप मेकिंग योर फादर हैप्पी वेर एवर ही इज। एग्जैक्टली सर। अखिल, अभी तक जो मैंने तुम्हारी बात करी, तुम कैसे मेंटर्स आए, थोड़े तुम्हारे पास्ट में भी चला गया मैं, तो अभी की लाइफ बताओ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ एंड हाउ इज योर लाइफ दीज डेज? तो सर अभी मैं सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जो है वहाँ पे एसिक डिज़ाइन इंजीनियर। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाले जितने भी टेक ऑफिसेज हैं
वो सारे उसी एरिया में मेरे ख्याल यस सर, जितने भी हेडक्वार्टर्स हो गए, गूगल के हेडक्वार्टर्स, एप्पल का हेडक्वार्टर्स जो है कुपर्टिनो में, या माइक्रोसॉफ्ट, सारे हेडक्वार्टर्स जो है वहीं पे बेस्ड है, बिल्कुल। इंक्लूडिंग एनवीडिया। तो तुम जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे, जैसा तुमने बताया कि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो टेक कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर है, मुझे भी बहुत सारे बच्चों के कॉल या मैसेज आते हैं, बताते हैं कि मैं गूगल में हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ। मेरे ख्याल से उनसे भी तुम्हारा कभी ना कभी मिलना जुलना होता होगा। ये सर, वहाँ पे जो हम लोग का बिहार के जो कम्युनिटी है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मेंटर्स के हैं। तो है सर, मतलब काफ़ी कम्युनिटी भी, इंडियन कम्युनिटी भी अच्छी है वहाँ पे। चलो, कभी मैं आता हूँ वहाँ पे और सबसे एक साथ गेट टुगेदर करते ये सर, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कराएंगे मेंटर से टू सर हैं। का। बिल्कुल, हाँ। चलो, और बताओ क्या चल रहा है वहाँ पे। तो सर अभी, प्रोफेशनली बताओ क्या कर रहे हो, पर्सनली भी बताओ क्या कर रहे हो। तो सर प्रोफेशनली तो अभी जैसा यहाँ पे मेरा एसिक डिज़ाइन का काम है, तो आज बच्चों के लिए एसिक डिज़ाइन क्या होगा कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जो तुम लोग 12th क्लास में पढ़ते होगे, जो डिजिटल सर्किट्स होता है, वो एक्चुअल में सिलिकॉन में कैसे डिज़ाइन होता है। जैसे एप्पल का अभी जो नेक्स्ट सिलिकॉन आ रहा है वो 2 नैनोमीटर प्रोसेस नोड पे बन रहा है। तो वो उसका डिजिटल लॉजिक जो एंड गेट और गेट हो गया सर, जो आपने पढ़ा था 12th में, वो एक्चुअल में कैसे डिज़ाइन होता है, उसका एक्चुअल यूज़ केस जो सर्किट में क्या होगा, वो कैसे सर्किट बनेगा, वो सर्किट को जो डिज़ाइन करता है वो मेरा काम है। बिल्कुल। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो उनका क्वेरी भी होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या उसका फ्यूचर में कोई यूज़ है। उनको ये लगता है कि जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ जेई मेन, जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए या नीट क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये ट्रेनिंग होती है मेंटर्स में जेई के लिए या फिर नीट के लिए, वो एक लाइफ लॉन्ग की ट्रेनिंग है, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर जेई मेन, जेई एडवांस एग्जाम। सर मतलब तुम उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो। यस सर, सर ये चीज़ तो होती है कि पहली चीज़ तो एक क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो तो आपकी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या आपको टीचर कैसे पढ़ाते हैं 11th 12th में, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट भी उतना हुआ नहीं होता है, तो आपको एक तरीका आ जाता है सोचने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में रहते हैं उनके लिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एंड मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अभी जो एआई रेवोल्यूशन चल रहा है। एआई में कैसे यूज कर रहे हो तुम फिजिक्स, और इसको देखते हो कि जो फिजिक्स और जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको और इंटरेस्ट आएगा हमारी इस कन्वर्सेशन से, कि उसका क्या यूज हो रहा है तुम्हारे आज के डिजाइनिंग में। तो सर 11th क्लास में एक बहुत बोरिंग सा मैथ्स का टॉपिक होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स एडिशन। बच्चों को लगता है इसका क्या यूज़ है, एक बॉक्स में लगा के रखा है। बट एक्चुअल में अभी जो कोई भी एआई का चीज़ चल रहा है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही हो रहा है। आप मल्टीपल मैट्रिक्सेस होता है जो पैरामीटर पे ट्रेनिंग होता है, और वो बेस्ट रन करता है जीपीयूज़ के ऊपर, जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। एंड जो जीपीयू होता है वो बनता है एंड गेट और गेट, जो हम लोग 12th क्लास के एंड में पढ़ते हो। हाँ। तो बेसिकली अभी जो आप सोचते होगे कि अभी जो आप पढ़ रहे हो उसका क्या आगे काम है, बट कोर हमेशा फिजिक्स ही रहेगा हर चीज़ का। मैथमेटिक्स इज़ जस्ट अ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझना ही पड़ेगा, अगर आप एआई करो, कोडिंग करो, कुछ भी करो, बेस वही रहेगा। बिल्कुल। तो बच्चों को लर्निंग चाहिए और बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए, नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े और जाके उसको एग्जाम में लिख दिया। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, और वही विशेषता भी है मेंटर स्टडी की ट्रेनिंग की। हम आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्जाम के क्वेश्चन के साथ ट्रेन कर रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपको क्वेश्चन सिखाते हैं, ईजियर फिर डिफिकल्ट, ताकि फ्यूचर में जाके अगर आपको कहीं उसको यूज़ करना पड़े प्रैक्टिकली तो आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये भी चीज़ बच्चों को समझना है कि आपको सिर्फ एग्जाम में मार्क्स आने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, साथ में आपको वो चीज़ को लर्न भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, ताकि आप उसको कहीं अप्लाई भी कर सकें। यस सर। हाँ, बिहार के बच्चे हो और पटना तुम्हारा आना जाना रहता है, तो बच्चे छुपाते भी हैं, पेरेंट भी छुपाते हैं, कहीं इनका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के शादी ना करा दिया जाए या फिर कहीं किडनैप नहीं हो जाए हमारा बेटा। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिहार सेफ है, तो अच्छी बात है। और ये तो मैंने सुना भी, एनवीडिया के जो तुम्हारे एज के बच्चे हैं या तुमसे बड़े हैं वो मिलियनर तो होते ही हैं। एंड व्हेन आई से मिलियनर, इट इज़ नॉट इन इंडियन रुपीज, इट इज़ इन डॉलर। हाँ सर, मतलब ये आप लक भी कह सकते हो कि जब मैं ज्वाइन करा। एज कितनी होगी तुम्हारी? एज सर 25 26। चलो, 25 साल की उम्र और मिलियनर, नॉट इन
इंडियन रुपीस बट इन डॉलर। ग्रेट। तो उस पैसे का करते क्या हो? एक्चुअली सर मतलब ये आप लक भी कह सकते हैं कि ज्वाइन करने, क्योंकि सर एआई जो है ना, मतलब मेन ये है कि एआई इज़ लाइक एन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो जैसे कि सर आप अभी आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी देख रहे होंगे, तो ऊबर जो है, ऊबर रिप्लेस हो जाएगा एक सेल्फ ड्राइविंग कार की जो टेस्ला की आ रही है। जैसे सर अभी मैंने देखा था तुम्हारा फेसबुक पेज, तो उस पे तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ बैठी थी और बिना ड्राइवर कार था, तुम्हारी मदर समझा भी रही थी कैसे वो घूम रही है। यस सर, मम्मी व्लॉग बना रही थी उसका कि अच्छा। वो एक वेमो कार था जो कि ड्राइवरलेस कार होती है, ड्राइवर सीट पे कोई नहीं बैठता है, और वो ऑटोनॉमस आती है ऊबर की तरह और आपको बैठा के ले जाएगी। तो वो सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस में है, और मेरी जो कार है टेस्ला। अच्छा, टेस्ला ड्राइव कर रहे हो तुम? यस सर। तो एक टाइम था जब तुम यहाँ साइकिल से आते थे, कभी कभी ऑटो से भी आते थे, और आज तुम टेस्ला ड्राइव कर रहे हो। प्राउड ऑफ यू। हाँ सर, साइकिल साइकिल अभी भी पड़ी हुई है अपार्टमेंट में। बट सर मतलब मैं एग्जांपल दूंगा एआई का, कि जो मेरी टेस्ला है, अब मैं गया था उससे एक लोन पाइन जगह का नाम है कैलिफोर्निया में, जहाँ पे आयरन मैन की शूटिंग हुई थी। ठीक है, तो वहाँ से मेरा जो घर है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से लोन पाइन, मैं एक दिन में ड्राइव करके गया था। वहाँ से डेथ वैली मैंने चक्कर लगाया, वहाँ से मैं लॉस एंजलिस के पास एक जगह है बेकर्स फील्ड, और वापस सैन फ्रांसिस्को। तो ये लगभग 600-700 माइल्स की ड्राइव होती है। मैंने 17 घंटे ड्राइव की एक दिन में, और मैंने नहीं ड्राइव की। टेस्ला का जो FSD मॉडल है वो मैंने $99 में पे करके लिया था। तो ये एआई का कमाल है कि जो 17 घंटे की ड्राइव ह्यूमन नहीं कर सकता, वो एआई की वजह से एक टेस्ला कार कर रहा एग्जैक्टली है। सर। तो ये मतलब जैसे आपने लाइफस्टाइल के बारे में पूछा था, तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट सैन फ्रांसिस्को बे एरिया सिलिकॉन वैली में एआई जो है एक अलग लेवल पे रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। अभी फूड डिलीवरी से, अमेजोन डिलीवरी, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, तो वो चीज़ है। और अभी तो सर मैंने कल ही आपको डेमो भी दिया था एआई का। नहीं, मैं देख रहा हूँ जब तुम लास्ट टाइम आए थे, और उस समय जो चैट जीपीटी 4 यूज़ किया था हमने, और आज हम लोग उसको देख रहा हूँ कि नए वर्जन उसके आ गए। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसका, उसमें तो मैंने जेई एडवांस का क्वेश्चन डाल के देखा, उसको भी वो सॉल्व कर दे रहा है। अभी रिसेंटली IUQM का एग्ज़ाम हुआ है, उसके मैंने क्वेश्चन डाले, वो भी वो सॉल्व करके दे दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एआई का आने वाले दिनों में बहुत फास्ट डेवलपमेंट होने वाला है, और चीज़ें और बेहतर होंगी। सर जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, तो बेसिकली सर ही के साथ मैं आया था कि जो चैट जीपीटी का ओवन मॉडल है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है, एंड आरएमओ का जो क्वेश्चन हो गया, एंड ऑब्वियसली जेई मेंस के जितने मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेशन के टफ क्वेश्चंस जो है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको मेंटर्स एडुसर्व में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो टीचर्स। लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था ना, उस समय जो तुमने शेयर किया था, तो मैंने भी खुद रिसर्च किया, और अभी मैं इन पूरे एआई के जो भी टूल्स हमारे पास हैं, उनको हम लोग मेंटर्स में इंटीग्रेट करने का पूरा प्लान कर रहे हैं हम लोग। और इवन जो मुझे लग रहा है, एआई को यूज़ करके हम बच्चों को पर्सनलाइज लर्निंग दे सकते हैं। जो हमारी डाउट की क्लासेस हैं, उसको हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चों के रिजल्ट हैं, और उनके हिसाब से उनको कैसे ग्रूम करना है, उसमें एआई बहुत हेल्प करने वाला है। उस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, और स्टार्ट भी किया है मैंने कुछ काम उस पर। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एआई डेवलप होगा, उसको और बेहतर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब अभी जो एआई की हालत है, जो मैंने देखा है, उसमें चीज़ों में कहीं कहीं पे ऐसा भी है जो कि वो ओवर थिंकिंग हो रहा है एआई के एंड से, और कहीं कहीं पे रिजल्ट तो आ रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन में ह्यूमन टच देना पड़ेगा। सर पहली चीज़ ये है कि एआई के आने से अभी क्वेश्चंस तो ये सॉल्व कर दे रही है, सारी चीज़ें कर दे रही हैं, बट जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ किया जा सकते हैं टीचर्स का। तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा। तो हम लोग जो टेक कंपनी में काम करते हैं, हम लोग ईमेल भी लिखते हैं एआई की मदद से, कि उसको बोल दिया कि ये ईमेल लिखो। इवन कोड जनरेशन जो होता है, थॉट प्रोसेस हमारा ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉम्प्ट कर रहे हैं हम, जो एआई का जो मल्टीपल मॉडल्स है उनको यूज़ करके कि हमें कोड चाहिए, एंड वी गेट द कोड फ्रॉम देयर। तो जैसे मेंटर्स में क्या कर सकते हैं कि डाउट सॉल्विंग, क्योंकि मेरे टाइम में 2014 और 2016 में जब मैं पढ़ा था,
तो अचीवर कैंपस में हमेशा डाउट के टीचर्स रहते थे, अभी भी रहते हैं। बट सर एक एक इशू जो मैं फेस करता था कि आप लेट्स से एक टाइम पे 6 से 7 टीचर रहते थे हमें बस डाउट बताने के लिए, और 30 स्टूडेंट्स का बैच था, बट कभी कभी मुझे एक डाउट रहता था कि अच्छा मुझे हड़बड़ी है, मुझे सॉल्व करना है, बट एक क्यू रहता था। एंड टीचर्स ऐसा नहीं होता है कि वो एक बच्चों को छोड़ के दूसरों का प्रायोरिटी देंगे, तो वो प्रॉपर A to Z सॉल्व करते थे। एंड उसमें लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चंस टफ होते थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, तो उनको भी टाइम लगता था। बट जैसा कि हमने देखा कि ओवन मॉडल से सॉल्व बहुत ईजी हो जा रहा है। एंड आपने सर जो बात करा कि ह्यूमन टच भी चाहिए, तो ऐसा कुछ डेवलप हो कि सॉल्व AI कर रहा है, बट ये ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन टीचर है ये मॉडरेट उनको उन सारे रिजल्ट्स को कर रहा है। एंड सिंस मॉडरेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन टीचर ही कर रहे हैं, ह्यूमन टीचर, बट AI टूल को यूज़ करके वो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन टीचर्स 10 या 15 मिनट में सॉल्व करते थे वो अब 30 सेकंड्स में सॉल्व होगा। तो नाउ मेंटर्स कैन एंटरटेन और सॉल्व डाउट ऑफ मोर स्टूडेंट बाय द सेम नंबर ऑफ टीचर्स। टीचर को हम और एम्पावर कर सकते हैं AI टूल से। मेरे ख्याल से जो टीचर की एफिशिएंसी वो बढ़ सकती है, न्यू क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं टीचर AI के हेल्प से, और उसको हम बच्चों के प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो मैं कर पा रहा हूँ अभी, मैं खुद भी फिजिक्स के क्वेश्चन कल एक डाला, उसमें डायपोल का था, और जिन्हें डायपोल के क्वेश्चन मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे फंसते हैं उसमें। मैंने डायपोल का क्वेश्चन डाला उसमें, और वो भी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था, और उसको AI ने सॉल्व करके निकाला, और आंसर सही निकाले थे, कहीं के स्टेप उसने थोड़ा लंबा किया था। तो मैंने फिर उसको देखा तो मुझे लगा कि ये वाकई काम की चीज़ है और ये टीचर्स को यूज़ करना चाहिए। बच्चों के लिए हम ह्यूमन टच देंगे, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है कि बच्चों को डायरेक्टली हमने दे दिया AI यूज़ करने के लिए, तो वैसे केस में बच्चे शायद मेहनत करना छोड़ दें और सब आंसर वो ऑटोमेटिक निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो बच्चों को भी एडवाइस करूँगा कि आप AI टूल डायरेक्टली यूज़ नहीं करें। उसको अगर आपको यूज़ करना है तो प्रॉपर सुपरविज़न की ज़रूरत है उसमें, और अभी AI जो सोल्यूशन कर रहा है वो फास्ट है, लेकिन उसको मॉडरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, बीच में एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर सके। ये चीज़ तो है सर, और अभी बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स आ गए कि आप वीडियोस प्री रिकॉर्डेड है, एंड डाउट सॉल्विंग भी ये कॉस्ट बचाने के लिए मल्टीपल लोगों का डाउट ले लिया, अब AI से ही सॉल्यूशन निकाल के दे रहा है। तो सर इन कोचिंग में मुझे जो लगता है कि बच्चों को जो आंसर आ रहा है अब फीडबैक के लिए ह्यूमन टच है ही नहीं। एंड ऑफलाइन कोचिंग मतलब अगर मुझे किसी बच्चों को सिलेक्ट करना हो, बताना हो, तो ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट इसलिए भी होता है कि आप ह्यूमन, जो इंडिया में सर गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, गुरु भी ह्यूमन है, शिष्य भी स्टूडेंट ह्यूमन ही है। तो बीच में AI का हेल्प लेके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है, बट ऑनलाइन कोचिंग्स में क्या आप सर बेटर बता पाइएगा कि अभी AI डाउट सॉल्वर या AI टीचर ही देने का ये सोच रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, ये तो है कि अगर हम AI टीचर वहाँ प्रोवाइड करते हैं या AI से डाउट सॉल्व करते हैं तो ये उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि जो तुमसे अभी बात हुई मेरी कि तुम्हारी जो एक क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी बनी जिससे आज तुम चिप डिज़ाइन कर पा रहे हो, वो चीज़ें नहीं आ पाएगी अगर AI ही सारा काम कर दे। ह्यूमन टच चाहिए उसमें। अखिल, बहुत सारी चीज़ें तुमसे पता चली मुझे पहले भी, और आज के पॉडकास्ट का पर्पस यही था कि हम अपने कन्वर्सेशन को सिर्फ हम दोनों के बीच ना रहे और बाकी लोगों को भी पता चले। एक चीज़ जो लोगों के दिमाग में है कि AI के आने से जॉब लॉस होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जो मेरा ओपिनियन है कि AI के आने से खासकर इंजीनियर्स की वैल्यू और बढ़ने वाली है, और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद, बहुत सारे IIT ने BTech स्टार्ट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर और डेटा साइंस के ऊपर। तो बच्चों को ये चाहिए कि वो इस तरह का ब्रांच अभी से चूज़ करें, या इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच आपको AI के बारे में नॉलेज लेना और उसको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये आपके लिए एक एडिशनल स्किल सेट क्रिएट करेगा और आपको फ्यूचर में बेटर जॉब, बेटर पैकेज पे मिल पाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है, यही मैं बोलना चाहूँ। सो AI इज़ नॉट गोइंग टू डिसरप्ट एनी ऑफ योर जॉब इफ़ यू कीप इनोवेटिंग योरसेल्फ, और जो AI की चीज़ें हैं वो अगर आप लर्न करते रहो तो आपके लिए बेटर जॉब क्रिएट करेगा ये AI। हाँ सर, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। एंड
एआई जो अभी आ रही है, इतने सारे न्यूआंसेस है, इतने सारे मल्टीपल मॉडल्स है, पैरामीटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिफरेंट एलएलएम्स है, तो जॉब जो होगी ये मल्टीप्लाई ही होगी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत कम इंजीनियर्स होंगे जिनको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। जिनको समझ में आएँगे उनके लिए जॉब रहेगी। एंड अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंस ये है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे फिज़िक्स का एक क्वेश्चन हो गया कि आपने क्वेश्चन आपसे नहीं बना बट यू हैव टू सॉल्व इट, सोच के वो चीज़ पे फोकस करो, ना कि आप डाउट पूछने चले जाओ पहले से बिल्कुल। थोड़ा सा सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज कौन मे बी जो आप यूज़ अभी कर रहे हो वो यूज़ ना आए, बट वो जो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है वो आपको इन्हांस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। बिल्कुल। अखिल, काफ़ी चीज़ें तुमसे डिस्कस किया हमने। अब ये मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, क्लास 10th पास करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम देके, या जो बच्चे अभी जेई का एग्ज़ाम देंगे, उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप अगर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो बहुत बच्चे होते हैं कि आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि जेईई मेंस करना है या आईआईटी करना है। आप उसको समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, एंड वो चीज़ अगर आप समझोगे तो वो बहुत आगे तक आपकी काम आएगी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहते हो तो। एंड जहाँ तक कॉलेज की बात है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और इन आईआईटी के बाद अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज नहीं भी हुआ, बट वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली पार्ट है वो आपके साथ रहेगी, तो आप वहाँ से भी पिवट कर लोगे बहुत अच्छी जगह। अखिल, मुझे याद है कि जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया था, तुम्हारा रैंक अच्छे नहीं आए थे, और इस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं। तुम्हारी हालत क्या थी वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहूँगा तुम अपने मुंह से बताओ, तुम क्या फील कर रहे थे और कैसे तुमने इस चीज़ को फिर डाइजेस्ट किया, कैसे ओवरकम किया इसको? सर 2016 में मेरे जो अचीवर्ड कैंपस थे, मेरे फ्रेंड सर्कल भी सारे वही वाले थे, तो 30 स्टूडेंट्स जो थे उसमें से 27 का आईआईटी में हो गया था। याद है मुझे। और मैंने एग्ज़ाम गड़बड़ कर दिया था, मेरा नहीं हुआ था। तो उस समय बहुत, मतलब ऑब्वियसली मेरा टॉप 10 में रैंक आता था, मुझे लगता था तुम्हारा जेईई एडवांस में रैंक खराब हो गया था। आईआईटी तो हो ही जाना है सर मेरा, हाँ। बट रैंक नहीं आया। स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बट उस समय एक हार्ड डिसीजन लेना था कि मैं ड्रॉप करूं या जादवपुर, जो कि टायर 1 ही है, उसमें चला जाऊं। तो सर मैं आपके पास आया था मम्मी के साथ, तो बिल्कुल। आपने टाइम दिया था, जबकि मुझे लगा था कि आप टाइम नहीं देंगे क्योंकि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ है। और ये सर आपने उस समय एक चीज़ बोली थी कि मनी मैटर्स एंड आई शुड गो फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड नॉट गो टू बिट्स पिलानी जहाँ पे मुझे लोअर ब्रांच मिल रहा है। एंड सर वो डिसीजन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, जो कि आपने ही बताया था कि जादवपुर में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे पैसे मुझे लगे नहीं, एंड फीस वहाँ की 10,000 में वो इंजीनियरिंग की टोटल फीस है वहाँ की। तो सर मुझे ये लगता है कि अगर किसी बच्चों का आईआईटी नहीं हो रहा है तो डिसहार्टन होने की बात नहीं है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ कि आप कुछ गलत कदम उठा दे रहे हो अगर आपका नहीं हो रहा है, या डिप्रेस्ड हो जा रहे हो बहुत दिन तक, या जहाँ गए हो वहाँ पे जाके आप खुश नहीं हो, क्योंकि आप खुश नहीं होगे तो आप अच्छा ऐसे भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो सर ये चीज़ थी, बट मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी फर्स्ट ईयर में। मुझे लगता था आईआईटी, सारे दोस्त आईआईटी में, बट इवेंचुअली आई फिगर्ड इट आउट कि जहाँ पे आप गए हो खुश रहो, और सारे जगह से अगर आप मेहनत करते हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले पार्ट रखते हो, तो आप अच्छा कर ही लोगे। ये इम्पॉर्टेंट बात है जो तुम बता रहे हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और फिर उनका जो डिजायर्ड रैंक है वो नहीं आता है। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफ़ी बच्चे तो ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। तो मेरा बच्चों को एडवाइस यही होगा कि आप अखिल की स्टोरी सुना आपने, इनके जेईई एडवांस में अच्छे रैंक नहीं आए, फिर इन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और आज बहुत सारे टॉप आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों से बेटर पोजीशन पे हैं। तो इसका राज ये कि जो आप लर्न करते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ योर जेईई एग्जाम, उसमें जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो आप ट्रेनिंग आपको दी जाती है, उसको अगर आपने ठीक से किया है तो भले ही आपका जेईई एडवांस में अच्छे रैंक ना आए या आप पीछे रह जाए, लेकिन लाइफ में आप हमेशा आगे रहेंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, और बाद में अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ भी हुआ तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो अखिल से बात हुई हमारी और बहुत सारी बातें एआई के अराउंड हुई, चैट जीपीटी के अराउंड हुई।
तो मैं इस पॉडकास्ट को फिनिश करना चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहूँगा चैट जीपीटी के थ्रू ही, और मैं चाहूँगा कि ये पूरी कन्वर्सेशन पे बेस्ड चैट जीपीटी एक शायरी बोले जो कि अखिल के स्ट्रगल को, उसके अचीवमेंट को इंक्लूड करे। बोलो। जी सर, अब मैं शायरी बोलती हूँ। मेहनत की राह पर चला, मुश्किलों से न डरा, अखिल ने वो पाया जो किसी ने ना सोचा था। सर, अब इस शायरी के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू। चलो चैट जीपीटी, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर कभी और बातें करनी हो या कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ। चलो एक लास्ट नोट बताओ, इस पूरे कन्वर्सेशन पॉडकास्ट को एंड करने के लिए एक लास्ट लाइन बताओ। अंतिम पंक्ति हो सकती है, शिक्षा और तकनीक का ये संगम हमारे भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक प्रयास है। धन्यवाद। थैंक यू।